नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। बिहार बोर्ड की आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं साथियों। आज हम लोग बात करेंगे या हम लोगों दूसरा चैप्टर का आज दूसरा क्लास होगा साथियों। लेक्चर आपका 8वां होगा, ठीक है। हम लोग पहले लेक्चर में पहला चैप्टर पढ़ा था और कुछ उसका पूरा सारा ऑब्जेक्टिव किया था और सब्जेक्टिव किया था। और सब्जेक्टिव थोड़ा बाकी है, उसको पूरा करा देंगे। बुक सोल्यूशन करा दिया हूँ पहला चैप्टर का। इस दूसरा चैप्टर हमारा चल रहा है। दूसरा चैप्टर का मैंने एक आधा ले बेसी आपका बुक ख़त्म कर दिया हूँ, ठीक है। यह दूसरा चैप्टर का आज हम लोग इसे ख़त्म करेंगे या अगले क्लास में समाप्त करेंगे इस चैप्टर को। तो हमारा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है, दूसरा चैप्टर। तो हम लोग कल से ही पढ़ रहे हैं, तो जो भी मेरे साथी मेरे दोस्तों नहीं देखें वीडियो और जाकर वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं। हम लोग कल के क्लास में हम लोग कल के क्लास में पेज 28 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज पेज नंबर 29 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। आप लोग अपना बुक अपने साथ लेकर पढ़िएगा मेरे साथ। देखिए, मैं पढ़ाता हूँ तो कुछ ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ सबको दिक्कत होता है बोलने में, ठीक है। कह रहा है पहला पॉइंट, कह रहा है जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन। 1917 ईस्वी पूर्व रूस में रोम नौ राजवंश का शासन था। आपसे पूछेगा कि बताइए कि 1917 में किस राजवंश का शासन था, तो आप लिखेंगे। आपका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव झक से बन गया। तो आपको मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी लिखवा रहा हूँ, साथ में आपको चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ। तो इसके लिए आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आपसे पूछेगा कि 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में किस शासन 1917 ईस्वी में पूर्व रूस में किस राजवंश का शासन 1917 ईस्वी में पूर्व रूस में रोम राजवंश का शासन किस राजवंश का शासन था? हाँ, ऐसे पूछा। आपका कौन किसा? तो रोमनो, ठीक है। रोमनो राजवंश शासन का शासन था, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव बन गया इस बुक से, ठीक है। तो 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में रोमनो राजवंश का शासन था। इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। आपसे एक और सवाल पूछता है कि बताइए जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ क्या होता है? तो आप लिखेंगे रूस का सम्राट। क्या? सम्राट, ठीक है। रूस का सम्राट, क्लियर। रूस का सम्राट, क्लियर।
तो इस समय रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। रूस में एक कठोर राजनीतिक संरचना स्थापित थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना परिवर्तित हो चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी, परंतु रूसी राजतंत्र अपना विशेष अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय इसके शासनकाल में क्रांति हुई। राज के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। उसे आम लोगों की सुख दुख की कतई चिंता नहीं थी। जार ने जो अफसरशाही बनाई थी वह अस्थिर, जड़ और अकुशल थी। नियुक्त का आधार योग नहीं थी, अतः गलत सलाहकारों के कारण जार की श्रेष्ठाचारिता बढ़ी गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा पॉइंट जिसका नाम है कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों की दयनीय स्थिति क्या है उसको हम जानेंगे। कह कि रूस में जनसंख्या का बहुत जनसंख्या भाग कृषि ही थे, परंतु उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। 1861 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि दस्ता समाप्त कर दी। आपसे पूछेगा कृषि दस्ता कब किसके द्वारा समाप्त की गई? जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो आप लिखेंगे। आप अपने बुक में हेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कृषि दस्ता समाप्त कृषि दस्ता समाप्त कब हुई? तो कब हुई थी? तो 1861 में। आप नोट करें, 1861 ईस्वी में आपका कृषि दस्ता समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। अब पूछेगा आपकी यह किसके द्वारा हुई थी समाप्त? किसके द्वारा? तो आप यहाँ पर लिख लेंगे किसके द्वारा हुई थी। तो जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। किसके पूछ सकता है कि किसके द्वारा था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय। ठीक है, द्वितीय के द्वारा। परंतु इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ था। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वह दबे हुए थे। ऐसे में किसान के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है, हम उसको जानेंगे। कह रहा है कि मजदूरों की दयनीय स्थिति। वो था कृषकों की दयनीय स्थिति। अब हम पढ़ेंगे मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों की क्या हालत थी उस समय। ठीक है, रूस में मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। रूस, आप पूछ सकता कि कहाँ मजदूरों की स्थिति दयनीय थी? तो आपके रूस में। ठीक है, कह रहा है कि उन्हें अधिक काम करना पड़ता था परंतु उनकी मजदूरी काफ़ी कम थी। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। मजदूरों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। अपनी मांग के समर्थन वे हड़प्पा भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। मार्क्स के यह शब्द की मजदूरों के पास सिवाय अपनी बेड़ियां के खोने
के लिए कुछ भी नहीं है, उनकी दशा का सही चित्रण करता है। अब हम लोग चौथा पॉइंट पढ़ें, औद्योगिकरण की समस्या। कर रूसी औद्योगिकरण पश्चिमी पूंजवादी औद्योगिकरण से भिन्न था। यहाँ कुछ ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उद्योग का संकेंद्रण था। यहाँ राष्ट्रीय पूंजी का प्रभाव था, अतः उद्योग के विकास के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता बढ़ गई थी। विदेशी पूंजीपति आर्थिक घोषणा को बढ़ाए दे रहे थे, अतः चार और असंतोष व्यापार था। ठीक है। अब कह रहा है कि रूसीकरण की नीति। कह रहा है कि सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त फिन, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जाति के लोग भी रहते थे। कह रहा कि यह भिन्न भिन्न भाषा बोलते थे तथा इनका रस्म रिवाज भी भिन्न भिन्न था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक समूह जार निकोलस द्वितीय जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान था। इसके अनुसार जार ने देश से सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति लादने का प्रयास किया। इससे 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 अल्पसंख्याकों में हलचल मच गई। 1830 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विरोध किया तो उनका विरोध कोई इंसान है, ठीक है, जो विरोध किया तो क्या हुआ उसका, देखो, उनका निर्दय पूर्वक दमन किया, उसको मार के निर्दयी द्वारा का मार दिया गया। ठीक है। ये राजनीति क्या होता है कि अगर कोई आपको, अगर राजनीति में होता है, आज भी होता है, अगर कोई पार्टी का अगर मान लो कोई जनता तो करता है तो उसको मार दिया जाता है, या सत्ता के लिए होता है। ठीक है। इस प्रकार रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता जा रहा था। कह रहा विदेश घटनाओं का प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब विदेश में क्या का घटना था, उसका प्रभाव क्या था, उसको हम पढ़ेंगे। पहला है क्रीमिया का युद्ध। ठीक है। क्रीमिया का युद्ध। कह रहा है कि क्रीमिया का युद्ध रूस की क्रांति में विदेश घटनाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सर्वप्रथम क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय उस देश में सुधारों का युग आरंभ किया गया। तत्पश्चात 1904 ईस्वी से 1905 ईस्वी से रूस और जापान युद्ध ने रूस में पहली क्रांति को जन्म दिया और अत्यंत प्रथम विश्व युद्ध में बोल्श क्रांति का मार्ग प्रस्तुत हुआ। ठीक है। अच्छा, अब पूछ सकता है कि बताइए कि जो यहाँ से नहीं होगा, नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं जापान में पराजय तथा 1905 ईस्वी की क्रांति। तो 1905 ईस्वी के ऐतिहासिक रूस और जापान युद्ध में रूस बुरी तरह से पराजित हुआ। इससे पूर्व निरंकुश जारशाही विभिन्न मोर्चों पर अपनी विफलताओं को रूस जनता से छिपाती रही, लेकिन उसके लिए सुदूर पूर्व की पराजय को जनता से छिपाना मुश्किल था। बच्चे खुचे फटे हाल सैनिक जब वापस लौटे तो सारा देश स्तब्ध था। महानता का परम टूट चुका था। रूस एशिया के छोटे से देश से पराजित हुआ था। वस्तुतः इस पराजय के कारण 1905 ईस्वी में रूस की क्रांति हो गई। तो आपसे पूछ सकता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो आप लिख सकते हैं 1905 में। देखो साथियों, आप अगर चाहें तो मेरी बात सुन सकते हैं, नहीं तो आप चाहेंगे तो उतना कोई बात ध्यान नहीं रखने। आप जिनमें जितना बोर्ड लिखता हूँ उससे आप लिख लेंगे तो आपका या चैप्टर से आप हो जाएगा। और उसके बाद मैं अब सब्जेक्टिव लिखवा ही दूंगा तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है। अगर आप अगर बुक पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा। रूसी क्रांति कब हुई थी, कब हुई?
कब हुई? 1905 में ईस्वी। ठीक है। आप लोग लिख लेंगे। रूसी क्रांति कब हुआ था या कब हुई थी? ठीक है, तो 1905 में हुई थी। ठीक है, करें 9 जनवरी 1905 ईस्वी को लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्स स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा, बताइए खूनी रविवार और या लाल रविवार किस तारीख हुआ था? तो आपका 22 जनवरी। ठीक है, 22 जनवरी को। तो आप लिख सकते हैं कि खूनी रविवार। ठीक है, खूनी रविवार कब हुआ था? तो आपका 22 जनवरी। ठीक है। पुराने कैलेंडर में 9 जनवरी को और इस कैलेंडर में 22 जनवरी। ठीक है। आज खूनी रविवार को लाल रविवार कहा जाता है। ठीक है। हाँ, इस नरसंहार की खबर सुनकर पूरे रूस में सनसनी फैल गई। इस क्रांति में किसान का व्यापक भागीदारी हुई। अंत में सरकार झुक गई और तथा 1905 में क्या हुआ आप देखना। 1905 ईस्वी के प्रतिनिधात्मक संस्था ड्यूटमा का गठन हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि ड्यूटमा का गठन कब हुआ था? तो 1905 में। ठीक है, परंतु 1906 ईस्वी तक जैसे ही क्रांति की शक्ति कमज़ोर हुई, रूसी राजतंत्र के ड्यूटमा के कुछ अधिकार छीन लिए। यद्यपि 1905 ईस्वी की क्रांति विफल रही, परंतु भीतर ही भीतर आग सुलगती रही, जो 1917 ईस्वी में एक महान क्रांति के रूप में प्रकट हुई। 7वां पॉइंट करें रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवों का योगदान। रूस की क्रांति से पूर्व एक वैचारिक क्रांति भी देखी जा सकती थी। लियो टोल्स्टॉय का रचना वार एंड पीस। आज पूछ सकता है कि वार एंड पीस की रचना किसने की? आज पूछ सकता है कि बताइए वार एंड पीस। वार एंड पीस वार एंड पीस किसकी रचना है? और फिर किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो आप लोग लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे? लियो। आज पूछ सकता है कि वार एंड पीस नामक पुस्तक की रचना किसकी है? तो आप लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कहाँ गया जी? हाँ, लियो टोल्स्टॉय। ठीक बा? क्लियर होगा यहाँ तक? क्लियर करके दोस्तोवस्की, तुर्गनेस जैसे चिंतक इस नए विचार को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। मार्क्सवादियों
ने मजदूरों के बीच काम करना शुरू कर दिया था तथा उनका संगठन भी बढ़ रहा था। रूस का पहला समाजवादी प्ले प्लेखानों था जो प्लेखानों था जो रूस में जारशाही की निरंकुशता समाप्त करके समाजवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था। उसने 1898 ईस्वी में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। आपसे पूछ सकता है कि बताइए कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कब हुई थी, कब हुआ था? ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए रशियन सोशल, क्या कह रहा है कि रशियन सोशल डेमोक्रेट डेमो डेमोक्रेटिक क्रेट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कह रहे कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना कब हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था? तो लिखेंगे 1898 ईस्वी में। ठीक है, आप लिख लेंगे। क्लियर क्लियर। कर किया 1898 में क्या हुआ? रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना की। यह समाजवादी दल का पूर्ववर्ती था। शीघ्र ही 1903 ईस्वी में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई। इसके परिणाम स्वरूप बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया और अल्प मत वाला दल मेनसेविक मध्यवर्गीय क्रांति के पक्षधर थे, परंतु बेल्शेविक सहारा क्रांति के पक्षधर थे। इसके अतिरिक्त 1901 ईस्वी में सोशलिस्ट सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है बिहार बोर्ड में कि बताइए सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? तो आप लिखेंगे 1901 में। कब? 1901 ईस्वी में। क्लियर क्लियर। क्लियर हो गया। कह रहा है कि पार्टी का गठन हुआ था जो किसान की मांगों को उठाती थी। इस प्रकार मार्क्सवाद विचारधारा से प्रभावित मजदूर एवं किसान संगठन रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ। तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध कब 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रथम युद्ध कब से कब तक चला था? आपसे पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध
विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है बा। कर के इस युद्ध में रूस भी मित्र राष्ट्र की ओर से शामिल हुआ था। इस युद्ध में सम्मिलित होने का एकमात्र उद्देश्य था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोषों को भूलकर बाहरी मामलों में उलझ जाए। परंतु इस युद्ध में चारों तरफ रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। न उनके पास अच्छे हथियार थे, वे नहीं थे कर अच्छे हथियार थे, वे न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा थी। युद्ध के मध्य जार निकोलस द्वितीय ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया। परिणाम स्वरूप दरबार खाली हो गया तथा उसकी अनुपस्थिति में जरीना, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी, आपसे पूछेगा कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? जरीना। आप नोट कर सकते हैं। और उसके यहाँ पर लिख सकते हो, कि जरीना के निकोलस द्वितीय की पत्नी के क्या नाम था? जरीना। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। और उसके तथाकथित गुरु रामपुटिन, उनके गुरु का नाम क्या था? रामपुटिन था। ठीक है, रामपुटिन जो क्या थे? पादरी थे। क्या थे? पादरी को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। मार्च की क्रांति, निरंकुश राजतंत्र का अंत। देख लो, 7 मार्च 1917 ईस्वी की जो पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 22 फरवरी 1917 पेट्रोग्राड, वर्तमान में लेनिनग्राद की सड़कों पर किसान मजदूरों के जुलूस निकाल उन्हें रोटी दो के नारे लगाए। अगले दिन 8 मार्च की कपड़े की मिल की महिला मजदूरों ने बहुत सारे कारखानों में रोटी की मांग करते हुए हड़ताल का नेतृत्व किया, जिसमें अन्य मजदूर भी शामिल हो गए। जुलूस में लाल झंडे की भरमार थी। जब सेना की एक टुकड़ी से भीड़ पर गोली चलाने को कहा गया तो उसने भी विरोध कर दिया, अतः उससे हथियार छीनने पड़े। जार की सबसे विश्वस्त टुकड़ी, जिसका नाम था, जिसने गोली नहीं चलाया था, ठीक है, उसका नाम था क्या? प्रेओबोर्शेस्की रेजिमेंट। ठीक है, ने वो गोली नहीं चलाया जनता पर, ने भी विरोध कर दिया। सैनिकों का विरोध बढ़ता गया, फलतः विवश होकर 12 मार्च 1917 को जार ने गद्दी त्याग दी। यह फरवरी की रूसी क्रांति थी, क्योंकि पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 27 फरवरी 1917 को यह सर्वप्रथम लोबाव के नेतृत्व में 15 मार्च को एक बुर्जू सरकार का गठन हुआ। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, बुर्जुआ कहाँ चला जाता है? बुर्जुआ का सरकार गठन, सरकार का गठन कब हुआ था? गठन कब हुआ? कब हुआ था?
आपका 15 मार्च। ठीक है। कितना टाइम हो गया? बहुत कम टाइम हुआ है, बहुत चैप्टर पढ़ चुके हैं। परंतु रूसी लोगों ने इस स्वतंत्रता की आकांक्षा की थी। वह महज राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं थी, वह वरना आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता भी थी। अतः वे बुर्जुआ सरकार तत्कालीन परिस्थितियों में प्रतिकूल थी। अंत में बुर्जुआ सरकार गिर गई तथा क्रेस्की के नेतृत्व में एक उदार समाजवादियों की सरकार गठित हुई। इस सरकार का मुख्य उद्देश्य जनतांत्रिक एवं वैधानिक सरकार की स्थापना करना, मित्र राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध चलाना, व्यक्तिगत संपत्ति की रक्षा करना, संविधान सभा द्वारा भूमि की समस्या सुलझाना एवं रूस की समस्त संस्थाओं में वैज्ञानिक उपायों द्वारा परिवर्तन लाना था। किंतु बोल्शेविकों ने इस सरकार को स्वीकार नहीं की। आपसे पूछ सकता है ये डब्बा वाला में कि सन 1975 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए आपसे पूछ सकता है, क्या पूछेगा आपसे? आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया। ठीक है। आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया। तो आपका कब किया गया था? 8 मार्च। कब? 8 मार्च। 8 मार्च 1975 में। 8 मार्च 1975 में इसी में कहाँ हुआ? अमेरिका में, USA, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में। क्लियर? क्लियर। अब 1 2 3 4, अब हम लोग कॉल इतना है 4 5। रुक जाओ, ये थोड़ा टाइम है, ख़त्म कर देता हूँ इसे। कर बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917। कर इस समय रूस के राजनीतिक मंच पर लेनिन का प्रादुर्भाव हुआ। जार की सरकार ने उसे निर्वासित कर दिया था। अतः वह स्विट्जरलैंड में निवासित जीवन व्यतीत कर रहा था। जब मार्च 1917 ईस्वी में क्रांति हुई, वह जर्मनी के सहायता से रूस पहुंचा। अप्रैल 1917 में जब वह पेट्रोग्राद पहुंचा तब रूस की जनता का उत्साह बढ़ गया। लेनिन ने घोषित किया कि रूस क्रांति पूरी नहीं हुई है, अतः एक दूसरी क्रांति अनिवार्य है। उसने बोल्शेविक दल का कार्यक्रम स्पष्ट किया, जो अप्रैल थीस्त के नाम से प्रसिद्ध है। लेनिन ने तीसरे नारे दिए, भूमि शांति और रोटी। लेनिन के बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को उलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने उसका साथ दिया। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस
इस प्रकार रूस की महान बोल्शेविक क्रांति, इसे अक्टूबर क्रांति के नाम, इसे अक्टूबर क्रांति का आपसे पूछ सकता है कि बोल्शेविक क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो अक्टूबर क्रांति से आप नोट कर लेंगे। यहाँ फोड़ी कर लेंगे कि रूस क्रांति को, अरे बोल्शेविक क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। फिर जो यहाँ पढ़ता है तो उसको कुछ मिलेगा, जो नहीं सुनेगा उसको क्या मिलेगा। जो सोता है, जो जगता है वह पाता है, जो सोता है वह खोता है। ठीक है। तो जो मेरी बातों को सुनेगा वह अच्छा मार्क्स लाएगा, जो नहीं सुनेगा वह अच्छा मार्क्स नहीं लाएगा। ठीक है। करे अब शासन की बागडोर बोल्शेविकों के हाथ में आ गई, जिसका आदेश लेनिन को बनाया गया था। ट्राटस्की इस सरकार का विदेश मंत्री बना। ट्राटस्की इस सरकार का विदेश मंत्री बना। विश्व में पहली बार शासन सत्ता सौहार्द वर्ग के हाथों में आ गई। कर की सत्ता पर कब्जा करने के पश्चात लेनिन और बोल्शेविक दल का उत्तरदायित्व और भी बढ़ गया। सत्ता में आने के बाद लेनिन के समक्ष कई जटिल समस्याएं थीं, परंतु उसने बहुत हद तक इन समस्याओं का निवारण करने की कोशिश की। सर्वप्रथम उसने जर्मनी के साथ वेस्टलियोस्क की संधि की। तो आपसे पूछ सकता है कि वेस्टलियोटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच। ठीक है। रूस और जर्मनी के बीच पूछ सकता है आपसे कि बताइए कि वेस्टलियोटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी, तो रूस और जर्मनी के बीच। लिखेंगे आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपको कहता हूँ वादा से कि आपको इस इतिहास में कोई नंबर नहीं काट सकता। ठीक है। इतना ईमानदारी से पढ़ते हैं, अपने से भी पढ़ते हैं, तो मेरे से पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। संधि किस देशों के बीच हुआ था, किस देशों के बीच हुआ था, आपका रूस और जर्मनी, रूस और जर्मनी। ठीक है। यही दोनों देशों के बीच हुआ था। इस संधि में सोवियत रूस को लगभग 1/4 भूभाग गंवाना पड़ा, परंतु लेनिन प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था तथा उसने अब आंतरिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसी समय रूस में गृह युद्ध की समस्या भी उत्पन्न हुई, जिससे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करते हुए सोवियत रूस पर आक्रमण कर दिया, परंतु लेनिन के साहसपूर्वक इन विरोधियों का सम्मान किया। अब हम लोगों को 35 को कल पढ़ेंगे। यहाँ से 1 2 अब कहाँ आप भूल गया। अब हम लोगों का कल का ये टारगेट है ख़त्म करना। ठीक है। तो मिलेंगे कल। 35 से हम स्टार्ट करेंगे, कल इसे बुक समाप्त करेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराऊंगा और पहला चैप्टर का भी सब्जेक्टिव कराऊंगा, बुक सोल्यूशन कराऊंगा, सब कराऊंगा। तो इसलिए मैं साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर करें। आपको अगर बुक में पढ़ाता हूँ बुक तो कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, आप मेरे सब ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। ऑब्जेक्टिव जैसे पढ़ाता हूँ सब लिखने के बाद आप क्या कीजिए, आप पढ़िए, किताब लेकर पढ़िए और जहाँ जहाँ मैंने ऑब्जेक्टिव हेडलिंग कराया हूँ वहाँ पर आप हेडिंग कीजिए और उसे याद कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करना।